हेलो दोस्तों, आई एम तेज लॉ और आज हम पढ़ने वाले हैं सीपीसी के कुछ सेक्शंस। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलो चालू करते हैं। तो फर्स्ट वी गोना स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 2। और हम ये जितने भी सेक्शन करने वाले हैं इनके एक समराइज वे में करेंगे, इनको एकदम शॉर्ट वे में, इतना इन डेप्थ नहीं स्टडी नहीं करेंगे इनकी। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो फर्स्ट इज कोड। कोड एक तरह से एक कलेक्शन होता है रूल्स और प्रोसीजर का। मतलब उसमें रूल्स भी लिखे होंगे और साथ में प्रोसीजर भी लिखा होता है। मेनली क्या होता है, एक्ट्स होता है, अपन को पता है एक्ट्स होता है। एक्ट्स में क्या होता है, ओनली रूल्स लिखे हुए होते हैं या फिर ओनली प्रोसीजर लिखा होता है। लेकिन कोड डिफरेंट, कोड में ना रूल्स प्लस प्रोसीजर हो गया। जैसे लेबर कोड हो गया, ओके, सिविल कोड हो ही गया। सो दिस इज़ व्हाट कोड मीन्स। नेक्स्ट इज डिक्री। डिक्री मीन्स कोई सा भी डिसीजन जिससे किसी भी पर्सन के राइट्स अफेक्ट हो रहे हो, किसी भी पार्टी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हो, उसको डिक्री बोला जाएगा। ये प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, मतलब फाइनल डिसीजन से पहले भी हो सकता है या फिर आखिरी में भी दे सकता है, फाइनल में भी दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर मीन्स जिसको ये डिक्री दी जा रही है। लाइक इन केस ऑफ अ डाइवोर्स, अगर डिक्री दी जाती है कि वाइफ के पास बच्चे रहेंगे, तो वो डिक्री होल्डर, वाइफ एज ए डिक्री होल्डर मानी जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट डिक्री होल्डर मीन्स। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स एनी लोकल बाउंड्री जिसके अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की अथॉरिटी हो। नेक्स्ट इज़ फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट कोई सा भी कोर्ट जो इंडिया के बाहर है, दैट्स व्हाट फॉरेन कोर्ट मीन्स। नेक्स्ट इज़ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट मीन्स कोई सा भी डिसीजन या फिर जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट से दिया गया हो। नेक्स्ट इज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें आ जाता है अपना गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स फर्स्ट इज प्लीडर। फर्स्ट वी शुड सपोज टू नो अबाउट प्लीडर। प्लीडर मीन्स लॉयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो जज या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्लीड करता है। सो गवर्नमेंट प्लीडर एक्चुअली मीन्स गवर्नमेंट लॉयर और गवर्नमेंट एडवोकेट्स जो स्टेट की तरफ से गवर्नमेंट केसेस को हैंडल करता है। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट एंड इंडिया, इट मीन्स कि कोई सा भी हाई कोर्ट जो किसी आइलैंड या फिर किसी टेरिटोरियल बाउंड्रीज डिसाइड करके उस अंदर एक्ट को रेगुलेट करता है, तो हाई कोर्ट और इंडिया माना जाएगा और ऐसे डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट इज जज। जज मीन्स एनी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोड या फिर एनी ऑफिसर विच गिव्स डिसीजन, ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट of a civil court is called a judge. So next is judgment and judgment debtor, जिसमें अपन देखेंगे कि जजमेंट क्या होता है। जजमेंट नहीं, फर्स्ट आई एम गोना टेल यू कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ये तीनों डिफरेंट है। अपन ने देखा डिक्री से पर्सनल राइट अफेक्ट हो रहे हैं पर्सन्स के या पार्टीज़ के, और डिक्री दी जा रही है जज के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, लेकिन जजमेंट डिफरेंट है। जजमेंट में डिक्री के साथ साथ रीज़न भी दे रहा है कि हाँ भाई ये तुम्हारा राइट अफेक्ट हो रहा है, तो इस राइट के अफेक्ट होने के का रीज़न क्या है, और हम ये रीज़न के साथ इसलिए दे रहे हैं कि भाई हाँ इसलिए तुम्हारा ये राइट अफेक्ट हो रहा है। सो रीज़न मस्ट विद द डिग्री और ऑर्डर, दैट्स व्हाट कॉल्ड जजमेंट। नेक्स्ट इज जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर मीन्स कोई सा भी पर्सन जो केस हार जाता है, तो उसका कोर्ट का ऑर्डर को फुलफिल करेगा, वो होगा जजमेंट डेटर। नेक्स्ट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कोई सा भी पर्सन जो लीगली रिप्रेजेंट कर रहा किसी पार्टी को या फिर
किसी पर्सन को जो डिसीज्ड है या फिर मर चुका है, दैट्स कॉल्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट इज मैंने प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट्स। मैंने प्रॉफिट्स मीन्स कोई से भी प्रॉफिट जो किसी के द्वारा लिया जा रहा है, जो एक इलीगली उस प्रॉपर्टी का हकदार हो, या फिर इलीगली उस प्रॉपर्टी पे आना एज ए कब्जा करके बैठा हो, तो और उससे जो भी प्रॉफिट उससे मिल रहा हो तो उसे मैंने प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है। और ये प्रॉफिट उसे है ना ओन जो रियल ओनर है उसे देना पड़ता है। ये तो जज या फिर मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है, वॉट एवर डिसीजन। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर्स। प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर्स में अपन देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मीन्स कोई भी चीज़ मूव करना है, फिर प्रॉपर्टी मीन्स जो प्रॉपर्टी मूव हो रही है वन प्लेस टू अनदर, दैट्स कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी, इन विच वी कैन सी क्रॉप्स आर एज एन एग्जाम्पल, और anything which is detached and can move one place to another, जैसे कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, बाइक हो गई, कार हो गई, कोई सी भी मूवेबल प्रॉपर्टी। क्रॉप्स इसमें एज एन एग्जांपल इसलिए दे रखा है कि अगर लैंड्स किसी भी एग्रीकल्चर लैंड से अगर कोई क्रॉप हो रही है तो वो भी एक एज एन एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स कोई सा भी डिसीजन जो कोर्ट के द्वारा दिया गया वो डिसीजन ही डिग्री नहीं हो सकता, मतलब वो राइट्स अफेक्ट कर सकता है लेकिन एज ए डिग्री नहीं माना जाएगा। जैसे जैसे मैंने पहले प्रीवियसली मैंने ना एग्जांपल दिया था कि वाइफ को डिग्री दे दी जज ने कि भाई तुम बच्चों को रखोगे, लेकिन उससे पहले ड्यूरिंग द केस जज ये भी ऑर्डर दे सकता है कि हस्बैंड को कि भाई तुम वाइफ की जितने भी एक्सपेंसिव है जो ड्यूरिंग द केस तुम संभालोगे। तो एक ये बीच में ऑर्डर भी दे सकता है जज, या फिर कभी भी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लीडर। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन विच अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। इसमें अपन एज ए एडवोकेट्स भी आ जाता है, वकील्स भी आ जाता है, अटर्नीज आ जाता है, जो प्लीड करते हैं किसी के भी बिहाफ में जज या फिर कोर्ट के सामने। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में फर्स्ट वी सी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स कोई सा भी रिटन रूल, ये कोई इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट इज पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर मतलब कोई सा भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पब्लिक के लिए ही ड्यूटी कर रहा है और उसका जो भी पब्लिक ड्यूटी है वो परफॉर्म कर रहा है, वो एज ए पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा। नेक्स्ट इज रूल्स। रूल्स वही है जो फर्स्ट शेड्यूल में है, रूल्स का मतलब इतना इन डेप्थ नहीं जाना। नेक्स्ट इज शेयर इन कॉरपोरेशन। शेयर इन कॉरपोरेशन मीन्स कोई सा भी कॉरपोरेशन जिसके अंदर शेयर्स हैं, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, और प्रॉपर्टी कोई से भी स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, और डिबेंचर्स हो गए। ये एक फॉर्म ऑफ ये एक फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। तो यह है शेयर इन कॉर्पोरेशन। साइंड मीन्स कोई सा भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एक स्टैम्प हो, या फिर तो कोई सा भी डॉक्यूमेंट, जजमेंट भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है, जिसके ऊपर एक स्टैम्प हो, या फिर स्टैम्प फिजिकली भी किया हुआ हो सकता है, या फिर कैसे भी किया हुआ हो सकता है, वो स्टैम्प यूनिक होना चाहिए। ठीक है। अब
आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आ जाता है सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 का देखते हैं यहाँ पर। सेक्शन 3 मीन्स सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन मीन्स कि सेक्शन 3 में बताया गया है कि सेट्स द हायरार्की स्मॉल कोर्ट्स आर बिलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर बिलो द हाई कोर्ट्स। सेक्शन 3 में बताया गया है कि ये एक हायरार्की है जिसमें स्मॉल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बिलो होंगे और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो बिलो होंगे हाई कोर्ट के। मतलब एक हायरार्की, एक स्टेप बाय स्टेप इनके पावर्स बढ़ती जाती है, इनके डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ती जाती है। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 4, जिसमें दिया गया है द कोड डज नॉट ओवरराइड स्पेशल लोकल लॉ लाइक रेंट लॉ। इसमें ये बताया गया है कि जो सीपीसी है वो स्पेशल लोकल लॉज और जितने भी रेंट लॉज हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकता। वो अपनी जगह सेपरेट है और ये अपनी जगह सेपरेट है। नेक्स्ट इज सेक्शन 5, जिसमें है रेवेन्यू कोड्स के बारे में बताया गया है। द स्टेट कैन डिसाइड विच पार्ट ऑफ दिस कोड अप्लाई टू रेवेन्यू कोड्स कोड डीलिंग विद। इसमें ये बताया गया है कि जो रेवेन्यू कोड्स हो गए, रेवेन्यू कोड्स मतलब तहसील या फिर कोई सा भी रेवेन्यू कोड, उसमें जो भी रूल्स हैं या फिर जितने भी उसमें लॉज हैं उनको ये है ना ओवर रूल नहीं करेगा। मतलब स्टेट डिसाइड करेगी कि भाई रेवेन्यू कोड में ना सीपीसी कब लगेगा और कब अप्लाई होगा, सीपीसी का या फिर सीपीसी का कौन सा पार्ट कब अप्लाई होगा। ओके। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 6 पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। इसमें आ जाता है अ कोर्ट कैन नॉट हेयर ए केस इफ द वैल्यू ऑफ द क्लेम इज़ हायर दैन द मनी लिमिट द कोर्ट। इसमें सिंपली ये है कि कोई सा भी कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन या फिर उसकी जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है कि उसकी वैल्यू कि भाई वो 10 लाख या फिर एक सेट हो रखा है कि वो 10 लाख तक का केस को ही हियर कर सकता है वो कोर्ट, तो वो बियॉन्ड उसके जाके आना 15 लाख या 20 लाख के केसेस को नहीं अडेप्ट कर सकता और सुन सकता है। फिर है प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स सेक्शन 7 में। इसका मतलब है ये एक लिस्ट है स्पेसिफिक सेक्शंस की कोड में जिसमें जो स्मॉल टाउन के जो भी कोर्ट्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। ओके। मतलब ये मतलब जो भी स्मॉल टाउन के कोर्ट्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उनके अलग सिंपल लॉज और उनके अलग जुरिडिक्शंस हैं। हाँ, पर उन पे आना क्या कहते हैं जो भी इन्वॉल्विंग लैंड और इंजंक्शन है उस पर वो अप्लाई होंगे। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स। इसमें बताया गया लिमिट्स द कोर्ट्स एप्लीकेशन मेजर सिटी कोर्ट्स कलकत्ता टू कीप देयर प्रोसेस सिंपल। इसमें यह बताया गया है कि ये सीपीसी को लिमिट कर दिया जाएगा और उसकी एप्लीकेशन को लिमिट कर दिया जाएगा मेजर सिटीज़ के कोर्ट्स पे, जैसे कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे होगा, इन पे कि ताकि ये प्रोसेस सिंपल रहे और उनकी जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं और उनके जितने भी लॉज हैं उन पे कम इसका कम प्रभाव पड़े, उनके प्रोसेस को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाए, इसलिए इस कोड की लिमिटेशंस हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 का मतलब है सिविल नेचर। कोर्ट्स कैन ट्राई ऑल सिविल केसेस लाइक प्रॉपर्टी और ऑफिस डिस्प्यूट अनलेस अ लॉ स्पेसिफिकली फॉरबिड। इसमें बताया गया है कि कोर्ट कोई से भी सिविल केसेस को ट्राई कर सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर ऑफिस डिस्प्यूट से रिलेटेड, अगर कोई स्पेशल या फिर कोई सा भी स्पेसिफिकली कोई लॉ इस कोड को फॉरबिड ना करे, इसको रोके ना, तब तक ये सारे सिविल केसेस को अपनाएगा। इसमें प्रॉपर्टी ऑफिस डिस्प्यूट से रिलेटेड सब आ जाता है, इवन द रिलीजियस ऑल्सो। रिलीजियस में जैसे किसी मंदिर में आना, एक पुजारी और उसके साथ सारी पुश्तें या फिर सारा खानदान उसी मंदिर में उस भगवान की सेवा करता आ रहा है, तो
बाहर से कोई पुजारी आके ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को आना, मैं इसकी सेवा करूँगा और मैं इसकी देखभाल करूँगा, तो वो एक तरह से ऑफिस डिस्प्यूट ही हो गया, तो वो भी एक तरह से सिविल केस माना जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 10, स्टे ऑफ सूट। इसमें बताया गया है कि अ कोर्ट कैन नॉट स्टार्ट अ ट्रायल इफ द सेम केस इज ऑलरेडी बीइंग फॉर्ड बिटवीन द सेम पीपल एंड अदर। सेक्शन 10 मीन स्टे ऑफ सूट। इसमें बताया गया है कि अगर कोई केस चल रहा है या फिर ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर कोई सा भी केस वापस फाइल नहीं कर सकता और कोई सा भी ट्रायल स्टार्ट नहीं कर सकता अगर उस पर पहले ऑलरेडी अगर कोई केस सेम पीपल फाइट कर रहे हैं दूसरे कोर्ट में। तो ये एक तरह से लिमिट करता है और एक तरह से उसे बार लगाता है कि तुम इधर अलग से केस नहीं चला सकते, क्योंकि ये केस ऑलरेडी किसी दूसरे कोर्ट में चल रहा है सेम पार्टी और सेम कॉज के ऊपर। फिर है सेक्शन 11, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा इज फेमस मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन और मैगजिम, वट एवर यू कॉल दिस। सॉरी, मैगजिम तो नहीं कह सकते, एक तरह से डॉक्ट्रिन ही मान लेते हैं। डॉक्ट्रिन मान लेते क्या डॉक्ट्रिन है आई गेस। तो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस। इसमें यह है कि इफ़ वन केस इज़ डिसाइडेड इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो उसके ऊपर सेम पार्टी सेम कॉज के ऊपर वापस एक दूसरे को सू नहीं कर सकती, एक दूसरे के ऊपर वापस केस नहीं कर सकती सेम इशू पे। तो ये एक तरह से बार लगाता है कि तुम अगर डिसाइड हो गया है सेम इशू पे कोई केस, तो तुम दूसरी बार उसी केस को तुम वापस कोर्ट में नहीं ला सकते। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, यू शुड नो दिस। फिर है सेक्शन 12, बार टू फर्दर सूट। इसमें है कि अगर कोई रूल किसी पर्सन को रोकता है कि फर्दर सूट फाइल करने का, कि भाई तुम किसी भी उस अदर कोर्ट में ये फाइल नहीं कर सकते, तो ये रूल अप्लाई होगा और उसको रोकेगा। अगर कोई रूल जैसे जैसे ये इसी केस में मान लेते हैं, इसी केस में अगर किसी पर्सन ए है, इस पे ना ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो सेक्शन 12 के प्रति वो फर्दर सू नहीं कर सकता, फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकता। तो ये दोनों कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 13, फॉरेन जजमेंट्स। फॉरेन जजमेंट बेसिकली मीन्स कोई सा भी जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया हो और और अनलेस वो अनफेयर ना हो, फ्रॉडुलेंट ना हो, या फिर कोई भी इंडियन लॉ के को इग्नोर करते हुए दिया गया हो, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन जजमेंट। अगर कोई फॉरेन जजमेंट होता है और वो अनफेयर होता है या फिर फ्रॉडुलेंट होता है या फिर इंडियन लॉज को इग्नोर कर रहा होता है, तो वो फॉरेन जजमेंट नहीं माना जाएगा। सो दिस इज सेक्शन 13 एंड नेक्स्ट इज सेक्शन 14, प्रिजम्पशन। Presumption means this is connected to this foreign judgment also. It means that अगर कोई कोर्ट, अपना इंडियन कोर्ट तभी अज्यूम करेगा कि ये फॉरेन जजमेंट है अगर उसके पास कोई सर्टिफाइड कॉपी आती है फॉरेन कोर्ट के थ्रू, तभी वो ना प्रूव करेगा या फिर उसे एक तरह से वैलिड मानेगा। सो दिस इज सेक्शन 14 और नेक्स्ट है सेक्शन 15। सो सेक्शन 15 से लेकर 33 है फाइलिंग, ट्रांसफरिंग एंड एविडेंस। मतलब केस फाइल कहाँ होता है और ट्रांसफ़र कहाँ होता है एविडेंस
कि एविडेंस कैसे डिसाइड होता है. सो दिस इज व्हाट 15 to 13 33 sorry 33 section 15 to section 33. So section 15 means lowest grade. सेक्शन 15 कहता है कि कोई सा भी सूट अगर तुम फाइल कर रहे हो वो तुम लोएस्ट लेवल कोर्ट से चालू करोगे, तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते. सो दिस इज सेक्शन 15. फिर सेक्शन 16 है केसेस अबाउट लैंड प्रॉपर्टी मस्ट बी फाइल्ड वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड. मतलब अगर कोई फाइल केस अगर ने कोई डिस्प्यूट अराइज होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लाइक एन एग्जांपल कोई डिस्प्यूट अराइज होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन राजस्थान और इन जयपुर, तो जयपुर के ही जुरिडिक्शन में वो केस फाइल होगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी जयपुर में ही सिचुएटेड है. तो जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वहाँ के ही जुरिडिक्शन में और वहाँ के ही कोर्ट जिसका जुरिडिक्शन उस जिसके जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आएगी वो वहाँ पर वो कोर्ट वहाँ पर उस केस को हर्ट करेगा. फिर है सेक्शन 17 मल्टीपल जुरिडिक्शन. If property is in two different areas you can file in either court. It means section 17 means कि अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है टू डिफरेंट एरियाज में, जैसे जयपुर में भी आ रही है वो प्रॉपर्टी और टोंक में भी आ रही है, तो कोई सा भी वो या फिर तो जयपुर में भी फाइल कर सकता है केस या फिर कोर्ट के जुरिडिक्शन में भी फाइल कर सकता है. वो उसके पास चॉइस होगी उस चीज़ की. ठीक है. फिर है सेक्शन 18 जिसमें बताया गया है कि अगर अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन अनसर्टेन है कि भाई जयपुर के और जैसे मान लेते हैं जयपुर और जयपुर तो नहीं, अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे अजमेर और टोंक के बीच में कोई प्रॉपर्टी है लेकिन वो प्रॉपर्टी की लोकेशन अनसर्टेन है, वो पता नहीं वो टोंक में भी आ रही है, उसमें अजमेर में भी आ रही है और जयपुर में भी आ रही है, तीनों में आ रही है, लेकिन फिर भी है ना उसका कोई अनसर्टेन है, वो पता नहीं किस किस मतलब कंफ्यूज है. इवन पब्लिक ऑफिशियल्स आर कंफ्यूज कि भाई ये प्रॉपर्टी कौन से एरिया में सिचुएटेड है. तो इसकी तो वो केस बेसिकली हर्ड किया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट कोई सा भी कोर्ट जयपुर का कोर्ट टोंक का या फिर अजमेर का कोई सा भी कोर्ट ये चीज़ रिकॉर्ड करेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी अनसर्टेन लोकेशन पे है और मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ. तो वो अनसर्टेनिटी नोट करेगा और फिर वो केस को हर्ड करेगा. ठीक है. फिर है सेक्शन 19. सेक्शन 19 है wrongs to person movables. सेक्शन 19 बेसिकली ये कहता है कि अगर अगर कोई डैमेज या फिर इंजरी होती है किसी भी गुड्स को या फिर मूवेबल्स को या फिर पर्सन को, तो जहाँ पर वो इंजरी या फिर डैमेज हुआ है तो वहीं उसी 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 कॉम्पिटेंट उसी एरिया में या फिर उसी लोकल जुरिडिक्शन में वो सूट फाइल कर सकता है. सेक्शन 20 है जनरल रूल. इसमें कहता है कि ऑल अदर केसेस विच आर फाइल्ड वेयर द डिफेंडेंट लिव्स. मतलब कि जहाँ पर डिफेंडेंट रिलाई कर रहा है, जहाँ पर जिस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया है वो वहाँ पर सिचुएटेड है जहाँ पर वो रहता है, तो वो लॉ सूट उसके जुरिडिक्शन में भी फाइल किया जा सकता है वो लॉ सूट, और वहाँ पर ही या फिर वहाँ पर उस
केस को हर्ड किया जाएगा, या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ पर हर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये जनरल रूल कहता है सेक्शन 220 का। फिर है सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस। यू मस्ट कंप्लेन अबाउट द रॉन्ग कोर्ट अर्ली इन द केस इस और यू लूज द राइट टू कंप्लेन लेटर। इसमें ये कहता है कि आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो अगर आपको पता है कि ये केस रॉन्ग कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आप ये ऑब्जेक्शन तभी उठा सकते हो और ये कंप्लेन कर सकते हो एट द अर्लियर स्टेज ऑफ द केस। मतलब ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ और अभी मतलब उसकी प्रोसेसिंग में है, वो अपनी फर्स्ट स्टेज में है केस, तो तभी आप ये कंप्लेन कर सकते हो। वरना फर्दर जब ट्रायल चालू हो चुका है और केस बहुत आगे बढ़ चुका है तो उसके बाद आप ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, आप अपना राइट खो चुके हो। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 21A बार टू सूट। इसमें यह है कि यू कैन नॉट फाइल ए न्यू लॉ सूट जस्ट टू चैलेंज एन ओल्ड डिग्री बेस्ड ऑन अ मिस्टेक इन द फाइलिंग लोकेशन। तो इसमें यह है कि तुम एक नया लॉ सूट नहीं ला सकते ये बोल के कि तुम्हारी जो ओल्ड डिग्री है वो रॉन्ग लोकेशन पे मिस्टेकली रॉन्ग लोकेशन पे दी गई है और रॉन्ग लोकेशन पे डिसाइड की गई है। ये एक ये इलॉजिकल हो जाएगा और ये माना नहीं जाएगा कि हाँ भाई तुम एक तरह से पहले तुमने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो तुम बाद में भी नहीं आ सकते। तो बेसिकली यू हैव वेव्ड योर राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन 22। इसमें ये कहता है इफ़ ए केस कैन बी फाइल्ड इन टू कोर्ट्स द डिफेंडेंट कैन आस्क टू मूव इट। अगर केस फाइल किया गया है दो कोर्ट के अंदर तो डिफेंडेंट के पास चॉइस होती है कि आप उस केस को कौन से कोर्ट में ना मूव करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब उनके उनके क्या कहते हैं उनकी आसानी है, फिर उनके है ना क्या कहते हैं उनके हिसाब से जहाँ पर उनको सही लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को इस कोर्ट में अपना केस हर्ड करवाना है या फिर अपना केस प्रोसीड करवाना है। फिर नेक्स्ट है 23। इसमें कहता है कि अगर कोई हायर कोर्ट है वो चाहता है कि ये केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हो फॉर बेटर जस्टिस एंड बेटर इस बेटर डिसीजन, ताकि टू गेट एंड्स ऑफ जस्टिस, ताकि ये केस एंड्स ऑफ जस्टिस तक पहुंच सके। तो ये सेक्शन 23 है, मतलब हायर कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो कोई सा भी केस को मूव कर सकता है दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट तक। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 24। इसमें ये है कि कोई सा भी हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो केस को मूव कर सकता है डिफरेंट सबॉर्डिनेट कोर्ट को, या फिर उनके अंदर, या फिर वो खुद ले सकते हैं उस केस को। तो ये उनके पास पावर होती है। सो बेसिकली 23 एंड 24 आर सिमिलर। फिर है सेक्शन 25। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कैन मूव केसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर टू इंश्योर फेयरनेस। मतलब यहाँ पर तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को थी 24 में पावर, सेक्शन 24 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को थी पावर, लेकिन सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट को है पावर कि वो स्टेट के केसेस को दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकता है टू इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस। फिर है सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन। सेक्शन 26 से सेक्शन 33 है स्टार्टिंग द सूट एंड एविडेंस। तो फर्स्ट यू वांट टू स्टार्ट सेक्शन 26। सेक्शन 26 मीन्स अगर सूट बिगिन होता है, मतलब सूट जो भी बिगिन होगा, मतलब कोई सा भी सूट फाइल हुआ है वो चालू होगा एक प्लेंट से, एक रिटन कंप्लेंट के थ्रू ये चालू होगा।
और उस रिटन कंप्लेंट में फैक्ट्स होना ज़रूरी है, कॉज ऑफ एक्शन का है या फिर जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उस रिटन कंप्लेंट में होंगे। और जो भी जो भी फैक्ट्स वो उस रिटन कंप्लेंट में होंगे वो मस्ट बी प्रूवन होने चाहिए एफिडेविट के साथ, और वो एफिडेविट भी फाउंड होनी चाहिए पिटिशनर के थ्रू जो प्लेंट को दे रहा है। ओके। फिर है सेक्शन 27 समन्स। फिर सेक्शन 27 में समन्स होंगे, मतलब आफ्टर रिटन कंप्लेंट कोर्ट सेंड्स अ नोटिस मतलब टू द डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, मतलब उसको समन भेजा जाएगा कि भाई आ जा कोर्ट में, और कोर्ट में आ जा विद इन 30 डेज, और विद इन 30 डेज के अंदर आपको आंसर करना है। ठीक है, ये आंसर करना है किसके ऊपर, रिटन कंप्लेंट के ऊपर। सो नेक्स्ट इज समन्स, और नेक्स्ट समन्स के बाद होगा 28 में सर्विस इन अदर स्टेट। सेक्शन 28 कहता है कि अगर डिफेंडेंट दूसरे डिफरेंट स्टेट में रहता है तो वहाँ पर समन्स भेजा जाएगा, वहाँ पर डिफरेंट स्टेट में समन भेजा जाएगा उसे बुलाने के लिए कि भाई आ जा जवाब दे, इस रिटन कंप्लेंट का जवाब दे। फिर है सेक्शन 29 फॉरेन जोन। अब हमें पता चलता है कि भैंस की यहाँ डिफेंडेंट तो है ना इंडिया के बाहर रहता है, तो इंडिया के बाहर समन भेजा जाएगा या फिर नोटिस भेजा जाएगा ताकि उससे पता चले कि समवन हैज़ फाइल्ड ए रिटन कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 30 डिस्कवरी। इसमें यह है कि कोर्ट ऑर्डर करता है पार्टीज़ को कि आप डॉक्यूमेंट्स शो करें, आंसर्स और क्वेश्चंस शो करें और एविडेंस दें जितने भी उनके पास हैं ड्यूरिंग द सूट फाइल और ड्यूरिंग द केस, ड्यूरिंग मतलब केस के इनिशियल स्टेज पे जितने भी आंसर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर एविडेंस है उनको पेश करना पड़ता है। तो ये उनकी एक तरह से ड्यूटी है। ओके। फिर है सेक्शन 31 विटनेसेस। फिर इसके बाद कोर्ट क्या करेगा, डिफेंडेंट के समन हो जाने के बाद कि डिफेंडेंट आ गया है, समन हो गया है, तो वो डिफेंडेंट के समन हो जाने के बाद एक विटनेसेस को भी समन भेजेगा, जहाँ पर वो विटनेसेस को समन भेजेगा थ्रू डिफेंडेंट भी भेज सकता है, फिर प्लेंटिफ के थ्रू भी, ये पिटिशनर के थ्रू भी भेज सकता है। ओके। तो ये एक तरह से समनिंग फॉर विटनेसेस कि हाँ भाई अगर पिटिशनर है या फिर डिफेंडेंट के बीच में डिस्प्यूट है और कोई विटनेस ने देखा है तो उसको भी समन किया जाएगा कि फॉर बेटर हियरिंग एंड फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस। फिर है सेक्शन 32 पेनल्टी। इसमें है कि इफ़ अ पर्सन इग्नोर्स अ समन, मतलब अगर कोई पर्सन समन्स को इग्नोर करता है तो कोर्ट उसे अरेस्ट कर सकता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या फिर उसके ऊपर एक फ़ाइन लगा सकता है, और वो फ़ाइन होगा 5,000 तक का। ठीक है। फिर है सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिग्री। सेक्शन 33 में आ जाता है जजमेंट एंड डिग्री, और जजमेंट एंड डिग्री बता में है कि आफ्टर हियरिंग द जज गिव्स अ जजमेंट, द वाई एंड द डिग्री द व्हाट फॉलोज इट। इसमें ये बताया गया है कि पूरा केस सुनने के बाद जज जजमेंट देगा, और जजमेंट में होगा रीज़न प्लस डिसीजन, और डिक्री में होगा ओनली डिसीजन। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रामू और श्यामू के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था,
दोनों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और जज ने डिसाइड किया कि भाई रामू को प्रॉपर्टी मिलेगी और शामू को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये तो एक डिक्री हो गई। और रामू को प्रॉपर्टी क्यों मिलेगी? क्योंकि रामू इस प्रॉपर्टी का हकदार है और शामू ने इलीगली इस प्रॉपर्टी को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था या फिर पजेस करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए प्रॉपर्टी इसकी हो गई। तो ये एक तरह से जजमेंट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिग्री एंड दिस इज सेक्शन 33। सो दिस इज all this section from 2 to 33।